हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू आवर चैनल। आज हम लोग यहाँ पर बायलैटरल रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि हम लोग यूट्यूब के ऊपर अपनी एक फ्री सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और अपकमिंग एग्जामिनेशंस आप यूपीएससी के या कोई और भी अगर दे रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोगों ने मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आपने देखा है कि हमने कवर करी हैं 3 लेक्चर्स के अंदर। एक हम लोग बायलैटरल रिलेशंस पढ़ चुके हैं टॉपिक्स, और आज हम लोग अपने सेकंड पार्ट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस के अंदर हैं। तो अगर आपने वो वीडियो इससे पहले की नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखिए। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए, आज हम लोग बायलैटरल रिलेशंस में 3 कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं कि इंडिया के रिलेशन अपनी नेबरिंग रीजन्स के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं, उनको हम लोग आज यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंडिया चाइना, इंडिया आपका नेपाल और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस पढ़े थे। आज के लेक्चर में इंडिया भूटान, इंडिया मालदीव्स और साथ में इंडिया और रशिया के साथ हमारे क्या रिलेशंस है, बायलैटरल ट्रेड है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अपनी आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हमारे पास अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो पहला इंटरनेशनल रिलेशंस में टॉपिक है वो है आपका इंडिया भूटान रिलेशन। आप जानते हैं कि इंडिया और भूटान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग टाइज हैं जिसको हम लोग शेयर करते हैं। एंड स्पेसिफिकली इंडिया और भूटान के बीच में अगर कल्चरल रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो जो एक टाई है वो बिल्डअप हुआ है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बुद्धिज़्म को फॉलो करा जाता है और भूटान भी बुद्धिज़्म को फॉलो करता है। तो देयर आर स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज, बट इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया और भूटान के बीच में ट्रेड होता है। हम लोग एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को शेयर भी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बायलैटरल रिलेशन में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि भूटान इंडिया के लिए किस तरीके से नेसेसरी है। तो ज़रा हम लोग एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं। चलिए, अभी लास्ट एक विजिट हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की, जिस विजिट के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर भूटान में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड दिया गया था, विच वॉज द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, जो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्रांट किया गया, उनके ऊपर कन्फर्म किया गया है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो भूटान और इंडिया एक दूसरे के साथ ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बूस्ट करते हैं थ्रू द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। 1949 में एक ऐसी ट्रीटी दोनों नेशंस के बीच में साइन हुई थी जिससे दोनों के बीच में लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन को मेंटेन करने की बात करी गई थी, और इसको दोबारा से 2007 में रिन्यू भी करा गया था। एंड ओवर द पास्ट ईयर्स ये टाइज और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप हुए ही हैं। अगर हम लोग अभी आज प्रेजेंटली देखें तो इंडिया भूटान का टॉप मोस्ट ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। और 2016 के अंदर इंडिया और भूटान ने एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को भी साइन किया था। रीसेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इंडिया और भूटान ने एक दूसरे के साथ कुछ 1.6 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 के बीच में किया भी है। और बहरहाल यहाँ पे ट्रेड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल एड भूटान को प्रोवाइड करवाता है। भूटान के अंदर इंडिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी बिल्ड कर रहा है। वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है भूटान उसे कंज्यूम करता है, लेकिन जितनी भी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी उसके पास होती है वो सब एक्सपोर्ट कर देता है इंडिया को। इस तरीके से भूटान की भी रेवेन्यू जनरेट होती है, और इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन में हमारे पास जो डेफिशिएंसी रहती है उसको भी हम लोग प्रॉपरली मेंटेन कर पाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लीडिंग सोर्स है इन्वेस्टमेंट का। आज के समय में भूटान में मेजरली इंडियंस का इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इंडियंस के थ्रू ही करे जाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भूटान के अंदर एक माइंडफुलनेस सिटी को डेवलप करा जा रहा है जिसका नाम है गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। अगर आप इसी की सिटी की लोकेशन को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा दिस इज दिस सिटी गेलेफू, जो हमारे बिल्कुल असम के बॉर्डर के साथ ही एसोसिएटेड है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक कनेक्टिविटी को बिल्ड करने के ऊपर बात करी जा रही है, दैट इज अ गेलेफू के साथ जो माइंडफुलनेस सिटी। दिस इज अ टाउन बेसिकली इन भूटान जिसको वो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू बिल्ड इट एज अ माइंडफुलनेस सिटी। अब क्या पर्पस है, देखिए भूटान एक ऐसा देश है जो ये कह रहा है कि भैया वी वांट टू बिल्ड अप अ
जीरो कार्बन सिटी, गेलेपो को एक हम लोग जीरो कार्बन सिटी बनाएंगे। 2500 किलोमीटर के आसपास की ये पूरा का पूरा टाउन एरिया है जिसको डेवलप करा जा रहा है वहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे ये कोऑपरेटिव या कॉपरेशन प्रोजेक्ट है जो किन किन चीज़ों के ऊपर काम करेगा, वो काम करेगा आपका टूरिज्म के एसोसिएशन में। दैट जो ये गेलेपो माइंडफुलनेस प्रोजेक्ट है, ये जो कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है, इसमें किन किन चीज़ों को वो लोग बेसिकली फोकस करने वाले हैं, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू टूरिज्म। पैरेलली इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी काम किया जाएगा, फिनांस के ऊपर भी काम किया जाएगा। ये सारे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये सिटी में फोकस करा जा रहा है। फिनांस, ग्रीन एनर्जी, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऐसे और भी टॉपिक्स जिसके ऊपर ये लोग मेजरली यहाँ पर फोकस करने वाले। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया मिलकर भूटान के साथ इस माइंडफुल सिटी को डेवलप करने के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे समझा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, सो अगेन एज आई टोल्ड यू, इंडिया और भूटान मिलकर कुछ हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जितनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भूटान में किया जाता है वो उसको कंज्यूम करता है, लेकिन जो भी सरप्लस अमाउंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का उसको एक्सपोर्ट कर देता है इंडिया के अंदर। सो 4 ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करा जा रहा है, दैट इज कुरीचू, ताला चुका और मांगदेछू। ओके, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। पैरेलली इंडिया भूटान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ओके, सो यहाँ पर परमानेंटली इंडिया की जो आर्मी है, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, वो परमानेंटली स्टेशनड है आपकी भूटान के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारे लिए उसको स्टेशन करना, क्योंकि चाइना बगल में लगता है और चाइना भूटान के कुछ इलाकों के ऊपर अपना बेस बनाना चाहता है, लेकिन इंडिया स्ट्रॉन्ग टाइज डेवलप कर रहा है भूटान के साथ, जिससे चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा ना है। बहरहाल धीरे धीरे चाइना अपनी प्रेजेंस को बनाने की पूरी कोशिश कर ही रहा है। तो इंडिया की मिलिट्री टीम परमानेंटली वहाँ पे स्टेशनड है। पैरेलली इंडिया का BRO, दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर रोड्स का डेवलपमेंट कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ रोड्स जो है वो भूटान के अंदर डेवलप हुई हैं बाय द BRO, और वो प्रोजेक्ट का नाम है द प्रोजेक्ट दंटक। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट दंटक ये किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भूटान वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में हम लोग कैशलेस ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। वी हैव अ वेरी फेमस ऐप विच इज़ कॉल्ड एज अ भीम ऐप। भूटान ने वो भीम ऐप को भी एक्सेस दे दिया अपनी कंट्री के अंदर फॉर द कैशलेस ट्रांजैक्शंस। सो यहाँ पर रुपे और भीम ऐप को भी लॉन्च करा गया है, और जॉइंट डेवलपमेंट के तहत 2022 में इंडिया और भूटान ने जॉइंटली स्पेस मिशन के ऊपर भी काम किया था, दैट इज इंडिया भूटान सैट। एक चीज़ हमारे लिए जो चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है वो क्या चीज़ है कि जो भूटान है, क्योंकि हम जानते हैं कि भूटान, इंडिया और चाइना एक ट्राई जंक्शन जैसे जोन पे हैं जहाँ पर एक वैली एग्जिस्ट करती है जिसको कहते हैं हम चुम्बी वैली, और चाइना अपनी प्रेजेंस वहाँ पे बनाना चाहता है। वो चाहता है कि किसी तरीके से अगर चुम्बी वैली मुझे मिल जाएगी तो वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन से मेनलैंड इंडिया को कट कर देगा। बहरहाल इंडिया उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेंट रहता है कि ऐसा कोई भी संभावना बनने की चाइना बना ना सके, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फ्लुएंस है। इस इन्फ्लुएंस की वजह से हमें एक सबसे मेजर चैलेंज देखने को मिला कि यहाँ पे 4 नेशंस हैं जिनका नाम है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, जिस एक ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं BBIN। ये BBIN जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली फंक्शन करती है कि इन 4 देशों के बीच में कनेक्टिविटी को बिल्ड करने के ऊपर काम करती है। बट हुआ क्या, यहाँ पर भूटान ने इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से मना कर दिया कि हम BBIN को अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या जेन्युइनली इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा चाइना का प्रेजेंस, क्योंकि चाइना का अप्रॉक्सीमेटली 25% रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जा रहा है भूटान के अंदर। तो क्या रीज़न है वो थोड़ा सा हमें क्लियर अभी देखने हैं। सो BBIN जो है उसमें भूटान ने इस प्रोजेक्ट को फॉर अ टेम्पररी पीरियड अभी स्टॉल कर दिया है। रीज़न दिया है कि वी आर वेरी मच कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंटल इशूज़। तो इसको भी आपको ध्यान रखें। इस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये लोग बेसिकली यहाँ पे काम करते हैं। कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स हैं जिसके साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है? असम, अरुणाचल, बंगाल और आपका सिक्किम। लैंड फॉर्म्स की हम लोग बात करें अगर भूटान की, सो एक माउंटेनियस कंट्री है, हिमालयन बेल्ट के अंदर लाई करती है, रग्ड टेरेन एंड ईस्टर्न हिमालयस का ये पार्ट बनती है। की रिवर्स जो भूटान में फ्लो करती है, आमुचू जो फाइनली जाकर वेस्ट बंगाल में गिरती है और वहाँ पर उसे टॉर्सा कहा जाता है, और मानस रिवर जो असम में गिरती है, वेरी फेमस रिवर। इंपॉर्टेंट पीक की अगर हम लोग बात करें तो गांकर प्यूनसम इसकी इंपॉर्टेंट पीक है। बाकी फीचर्स में अगर देखें तो भूटान वर्ल्ड की पहली
कार्बन नेगेटिव कंट्री है, वो एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है वहाँ के लोग। ये पहली ऐसी कंट्री है जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को अपना डेवलपमेंट का मेजर माना है। उसने इकोनॉमिक कंसर्न्स को अपना डेवलपमेंट का मेजर नहीं माना है। भूटान में रहने वाले लोग कितने खुश हैं, अपनी लाइफस्टाइल में वो कितने ज़्यादा स्टेबलाइज हैं, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में सरकार के साथ और अपनी नेसेसिटीज़ को कितना पूरा कर पा रहे हैं, वो जो हैप्पीनेस फैक्टर है ना, भूटान उसको वैल्यू देता है, वो इकनॉमी को वैल्यू नहीं दे रहा है। बहरहाल इकनॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट भूटान का जो क्राइटेरिया है इस चीज़ को जज करने के लिए कि हमारी कंट्री कितना ग्रो कर रही है, दैट इज़ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, नॉट द अदर फैक्टर्स लाइक जीडीपी, जीएनपी। उनका मेन फोकस इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, विच इज़ अ डेवलपमेंट इंडिकेटर। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट इंडिया एंड भूटान के टर्म्स के बारे में। तो ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पर इन चीज़ों को समझा कैसे इंडिया और भूटान के रिलेशंस हैं इस समय। नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ते हैं अपने, और नेक्स्ट हमारे पास कंट्री आती है इंडिया और मालदीव्स। पिछले बीते सालों के अंदर मालदीव्स के साथ इंडिया के टर्म्स कुछ खराब रहे हैं, और उसके पीछे का कारण है कि जब से मालदीव्स में सरकार बदली है, जब से मीज़ू की गवर्नमेंट आई है, सो मालदीव्स का जो रुख है, रुझान है, वो ज़्यादा किस तरफ बढ़ चुका है, वो चाइना की तरफ बढ़ चुका है। और इंडिया की तरफ उसने एक पॉलिसी को उस समय निकाला, दैट इज़ इंडिया आउट कैंपेन, कि जैसे उसको अब इंडिया की मिलिट्री, आर्मी और इंडिया से आने वाले सारे का सारा जो ट्रेड उसके साथ हो रहा है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट नाउ इन 2024 अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर, तो रिलेशंस थोड़े से बेटर हुए हैं जब से मीज़ू जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया में आकर विजिट करी है। तो चलिए ज़रा एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो रिसेंटली कुछ महीनों पहले जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंडिया में विजिट करी थी। कुछ 1 साल 1.5 साल के आसपास के पीरियड के बीत जाने के बाद उन्होंने इंडिया में विजिट करी, और इंडिया के विजिट से पहले उनकी चाइनीज़ प्रीमियर के साथ बातचीत काफ़ी ज़्यादा बेहतर चल रही थी, जिससे कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी देश चाइना जो है उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा है। बट स्टिल 2024 से ये संबंध जो है वो थोड़े से बेहतर होते दिखाई दिए हैं हमारे को। दोनों ही साइड्स ने, मतलब मालदीव्स और इंडिया, हम जानते हैं कि मालदीव्स जिस लोकेशन पे है, आप प्लीज़ एक बार मैप को ज़रूर रेफर करिएगा, मालदीव्स जिस लोकेशन पे है, मालदीव्स और इंडिया के आइलैंड लक्षद्वीप दोनों ही एक ऐसे इंटरसेक्शन पे लाई कर रहे हैं जहाँ पे कमर्शियल सी लेन्स बनती हैं आपकी, और ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ पर शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो रही है, और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक ऐसा जोन जो 1200 कोरल आइलैंड से मिलकर बना है, मालदीव्स एक 1200 कोरल आइलैंड से मिलकर एक रीजन बना है, और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि इंडियन ओशन में इंडिया की प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमारे टर्म्स मालदीव्स के साथ अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो यहाँ पर दोनों साइड्स ने ही अडॉप्ट किया है क्या, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मरीन टाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप प्लान। इस पार्टनरशिप प्लान के तहत इंडिया इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है ना, इंटरनेशनल वाटर के अंदर अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखना चाहता है, और इंडिया का एक विजन है दैट इज़ अ सागर प्रोजेक्ट। इस सागर प्रोजेक्ट के थ्रू वो अपनी मरीन टाइम प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो इसलिए हमारे लिए मालदीव्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रेड के रिस्पेक्ट में भी देखें तो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स विद दी मालदीव्स। सो इंडिया ने भी वहाँ पर भी अपना एक रुपये कार्ड जो है उसको लॉन्च कर दिया है। अभी इंडिया कह रहा है कि भाई जितनी भी क्रॉस बॉर्डर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, उसको लोकल करेंसीज में करिए आप, ठीक है ना। तो इंडिया इस समय आप जानते हैं कि वो इंडियन रुपये को प्रमोट करने के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पर जैसे ही हम देख रहे हैं कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट, वहाँ पे प्रेसिडेंटशिप चेंज हुई, मीज़ू की सरकार आई, तो उन्होंने वहाँ पे कैंपेन स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ इंडिया आउट कैंपेन। और उस समय लगा कि भैया हम तो प्रो चाइना है, हमारे को वहाँ पे है ऐसा। आप देखेंगे एक सरकार आएगी तो प्रो इंडिया होगी, दूसरी सरकार आएगी मीज़ू टाइप गवर्नमेंट आएगी तो वो प्रो चाइना होगी। तो अभी ये प्रो चाइना पॉलिसीज लेकर आए कि जब वहाँ पे क्राइसिस आए, क्योंकि टूरिज्म अफेक्ट हुआ, इंडिया से 70% टूरिज्म वहाँ पे जाता है, तो और एक्सपोर्ट की मात्रा अगर हम लोग बात करें, इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर, इंजीनियरिंग गुड्स को लेकर, ये सब चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मा को अगर हम देखें तो जब ये सब चीज़ों की अफेक्ट्स मालदीव्स को दिखने शुरू हुए तो दे हैव कम बैक टू देयर ट्रैक, और उसके बाद इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस को बेटर बनाने के ऊपर वहाँ की सरकार भी काम करने लग गई।
क्राइसिस के टाइम पर भारत ने हमेशा मालदीव्स की मदद करी है। 2014 में वहाँ पे ऑपरेशन नीर को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिसका पीछे रीज़न था कि वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी हो चुकी थी। 2019 में जब कोविड आया था तो फ्री में यहाँ से हमारी तरफ से यहाँ पे वैक्सीन मैत्री सप्लाई करी गई थी। क्यों सप्लाई करी गई थी? क्योंकि पैंडेमिक का समय है और इस समय लोगों की जान को बचाने के लिए इंडिया ने जो वैक्सीन डेवलप करी है उसको वैक्सीन मैत्री को यहाँ पे सप्लाई किया गया था। तो इस चीज़ पे भी गवर्नमेंट ने एक्टिवली काम किया। अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन अप करने के लिए इंडिया ने एक न्यू कोस्ट गार्ड बेस भी बनाया है, आपका UTF अटोल। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है हमारे को। इसके अलावा मालदीव्स को इंडिया ने परमिशन दे दी है कि वो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकता है। डेफिनेटली दोनों कंट्रीज़ के टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे। ग्रेटर मले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऊपर भी इंडिया और मालदीव्स काम कर रहे हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसके ऊपर इंडिया मालदीव्स के अंदर काम करने वाला है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग कुछ मालदीव्स के बारे में देख लेते हैं। नेचुरल अटोल से मिलकर ये मालदीव्स का बेल्ट जो है वो बना है। कुछ 1200 कोरल आइलैंड्स हैं जो यहाँ पर लाई करते हैं, इंडियन ओशन में है ऑल साइड्स। अगर चैनल्स की हम लोग बात करें तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय और मालदीव्स को, 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, और 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड जो आपके बे ऑफ बंगाल के अंदर है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री चैनल्स हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सो दिस मालदीव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेशंस के रिस्पेक्ट में हम इसे देख रहे हैं। डिफेंस में भी अगर हम लोग देखें तो डिफेंस भी, मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हमारी होती है। मालदीव्स के साथ हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसको कहते हैं एक्यूवेरिन। डू रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज जो हमारी भी मालदीव्स के साथ होती है। सो एक्यूवेरिन, सो हर टर्म में अगर हम लोग देखें तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा मात्रा में असिस्टेंस, एड, सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करी है अपने टर्म्स को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, सो हम लोगों ने सेकंड कंट्री भी यहाँ पर देखी है। अब इसके बाद हम लोग आज थर्ड कंट्री की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंडिया एंड रशिया। और रशिया आप जानते हैं कि भारत का एक बहुत लंबे समय तक इवॉल्विंग अगर कोई पार्टनर रहा है तो वो रशिया है। सो इंडिया एंड रशिया होल्ड्स द मोस्ट इवॉल्विंग एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और रशिया के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर आज कुछ चीज़ों को समझने वाले हैं। इंडिया और रशिया के टाइज ऐसे हैं कि आप उसे देखेंगे वो स्ट्रैटेजिक टर्म्स पे भी हैं, वो पॉलिटिकल टर्म्स पे भी हैं, इकोनॉमिक फ्रंट्स पे भी हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी हैं। सो हर फ्रंट के ऊपर इंडिया और रशिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टाइज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने समय समय पर इंडिया का सपोर्ट किया है। जितने भी बायलेटरल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, यूनाइटेड नेशन, हमेशा रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी परमानेंट मेंबरशिप के लिए रशिया हमेशा इंडिया को बैक करता है। तो ज़रा हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो 2024 में जब प्राइम मिनिस्टर अपनी इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए वहाँ पर गए थे, उनका वो ऑफिशियल विजिट था, उसके दौरान क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मिलिट्री के रिस्पेक्ट में देखें तो हम जानते हैं कि रशिया इंडिया को इम्पॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स ये सप्लाई करता है। सो यहाँ पर एक जॉइंट प्रोडक्शन की बात करी गई है कि हम जानते हैं कि ब्रह्मोस जो है वो इंडिया को रशिया सप्लाई करता है, इंडिया रशिया से इन मिसाइल्स को इंपोर्ट करता है। सो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स जो है उनको यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्शन की बात करी गई है कि दोनों कंट्रीज मिलकर उसे जॉइंटली प्रोड्यूस करेंगे। रशिया ने अप्रूव कर दिया है कि हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस को भी या फर्दर, क्योंकि ज़रूरी है साउथ चाइना सी के अंदर भी ये मिसाइल्स का प्रेजेंस होना। साथ ही साथ रशिया इंडिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देता है और अभी नए फ्रिगेट्स जो हैं वो भी सप्लाई करने वाला है, लाइक तुशुल फ्रिगेट। इसके अलावा इंडिया और रशिया ने यहाँ पर एक रीलोस, दैट इज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट को साइन किया है इंडिया के साथ, जिसके अंदर दोनों एक दूसरे को लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट करेंगे, वो फैसिलिटीज़ एक दूसरे की लेंगे और साथ ही साथ जितने भी बेसेस और पोर्ट्स हैं उनके ऊपर दोनों नेशंस मिलकर काम करेंगे। मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के ऊपर इंडिया और रशिया एक दूसरे की मदद करने वाले हैं थ्रू दिस अग्रीमेंट, जिसको कहते हैं रीलोस अग्रीमेंट। मल्टीलेटरल में अगर हम लोग बात करें, दोनों कंट्रीज मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स की मेंबर्स भी हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्पेक्ट में देखें तो रशिया 4th नंबर पे रैंक करता है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियाज ट्रेडिंग पार्टनर।
ट्रेडिंग पार्टनर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे, अगेन इकोनॉमिक टाइज में देखिए, रशिया इंडिया का कम से कम 35% एनर्जी के ऊपर कंट्रीब्यूट करता है। हम ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में रशिया से इंपोर्ट करते हैं। हमारी एनर्जी टाइज अगर हम देखें, हम इसके आज के समय में टेक्नोलॉजी में अगर देखें, हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग रशिया से सोर्स करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। और एनर्जी वाइज भी, डिफेंस वाइज भी हमारे को रशिया का बहुत बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी वाइज सपोर्ट है। कनेक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कनेक्टिविटी लाइक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक, ईस्टर्न मरीन टाइम कॉरिडोर, इन सब के ऊपर यहाँ पर ये लोग काम करने के लिए काम कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में रशिया अगेन बिकेम इंडियाज टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर। सो जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर चला, बहुत सारे नेशंस ने, स्पेसिफिकली द नाटो बेल्ट, उन्होंने कंप्लीटली रशिया को सपोर्ट करना बंद करा और ये कहा कि भाई इंडिया को भी उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इंडिया को भी उसे परचेजिंग नहीं करनी चाहिए। बट इंडिया कंप्लीटली डिनाइड एंड इंडिया कंप्लीटली सेड वी आर अ सोवरेन लैंड एंड वी आर गोइंग टू टेक आवर डिसीजंस बाय आवरसेल्फ। आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि हमें फर्दर क्या करना है। सो यहाँ पर एनर्जी सप्लाई में भी रशिया इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया विद रिस्पेक्ट टू दी ऑयल सप्लायर। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन में देखें तो कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर रशिया और इंडिया ने मिलकर काम भी कर रहे हैं, और गगनयान मिशन जिसपे अगेन इंडिया और रशिया मिलकर काम कर रहे हैं। सो ये आपने कुछ चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पर इनके रिस्पेक्ट में भी समझी हैं। अ वेरी लॉन्ग एंड अ स्ट्रॉन्ग टर्म टाइज जो इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ इस समय प्रेजेंटली शेयर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर अपने सेकेंड लेक्चर में भी 3 कंट्रीज़ को कवर करा। द पर्पस इज़ कि हम लोग इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्यों बना रहे हैं, जिससे ये लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आपके लिए बर्डन ना हो। आप ये छोटी छोटी वीडियोस के अंदर उन टॉपिक्स को बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएँ, इसीलिए हम लोग इसे मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिलीवर कर रहे हैं आपके साथ। आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो। ऐसे और स्टूडेंट्स जो आपके जानने में और आपको लगता है कि वो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियोज़ को शेयर करिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आएँ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए, आराम से पढ़ाई करिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।